हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं, सेफ हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर ये जो वीडियो है मैं काफ़ी सारे लोगों की डिमांड के ऊपर डाल रही हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन एंड कोविड-19 का आपस में कोई रिलेशन है या इनको कंपैरिजन करें हम। तो इस वीडियो को हम ये जो टॉपिक है इसको हम 2-3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। आज का जो पार्ट है उसके अंदर वी विल लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ 1920 एंड ग्रेट डिप्रेशन इन 1930, उसके क्या कॉजेज़ थे, क्या इफ़ेक्ट्स थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या प्रिवेंटिव जो है उसको करेक्ट करने के लिए क्या जो है मेयर्स अडॉप्ट किए। और उसी तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन और कोविड का आपस में कोई रिलेशनशिप है, मतलब ग्रेट डिप्रेशन क्या कोविड-19 जो है डैट इज़ ऑल्सो लाइक ए ग्रेट डिप्रेशन इन 1930, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और कोविड-19 के अंदर कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी हमारी रिसेशन के अंदर जाएगी उसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हम सब कुछ जो है स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। और अगर आपने मेरा चैनल शशि अग्रवाल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। देखो यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर डिप्रेशन। यहाँ पे इकोनॉमी जब डिप्रेशन के अंदर चल जाती है, हमें पता है कि देखो इस तरह से, क्योंकि जो है ये सिचुएशन होती है इस तरह से, ट्रेड साइकिल होते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी का होता है, ये रिसेशन का होता है, और ये है डिप्रेशन का, और ये रिकवरी का होता है। तो यहाँ पे हम टॉकिंग अबाउट दिस डिप्रेशन से पहले रिसेशन होता है। तो डिप्रेशन जो है डैट इज़ ए डिफाइंड एज ए स्वेयर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, कि जब रिसेशन बहुत लंबा हो जाता है तो वी से इट्स ए डिप्रेशन। रिसेशन के अंदर क्या होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है, और जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं कि कम हो गया तो उसके अंदर हमारा आउटपुट जो है रिड्यूस हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। देखो अगर इकोनॉमी के अंदर लगातार जो है 2 या 2 से ज़्यादा क्वार्टर जो है रिसेशन होता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो जब रिसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये मोमेंटम जो है गैदर कर लेता है कि अगर रिसेशन को हमने रिमूव करने के लिए एफर्ट्स नहीं किए तो इट टर्न इनटू डिप्रेशन। और जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज़ एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा कम होता है। और प्राइसेस और वेजेस के अंदर भी क्या है कि डेफिनेटली जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो लोगों को रखेंगे कैसे, और प्राइसेस भी कम हो जाती है। जब डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती तो प्राइसेस भी बहुत नीचे चली जाती हैं और लेबर की वेजेस भी नीचे चली जाती हैं, और प्राइसेस ऑफ गुड जो होती हैं वो वेजेस के मुकाबले में काफ़ी नीचे चली जाती है, और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस जो है उठाना पड़ता है। और इकोनॉमी के अंदर देखो जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वही जो है इकोनॉमी के अंदर, जैसे कार के ब्रेक्स नहीं फेल हो जाते उसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट दी डिप्रेशन तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो गियर होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नए उद्यमी नहीं आते, उनको लगता है कि इस वक्त हम निवेश करेंगे तो ये हमारे लिए पैसा डूबने वाली बात होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, बट इसके बावजूद भी हम कहते हैं ना कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो ज़्यादा निवेश होना चाहिए। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कॉस्ट ऑफ गेटिंग दी फंड्स, कि जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया है तो मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, बट तो भी लोग जो है निवेश के लिए आगे नहीं आते, और जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं।
और इसका जो गिरावट होती है ये ट्रेडर और प्रोड्यूसर के फिनिश प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। तो देखो, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम निवेश करते हैं तो उससे कई गुना इनकम इंक्रीज होती है, तो उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन होता है। अब देखो, जैसे इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो काफ़ी लोगों को जो रोज़गार देती है तो वो घर में बैठ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, वो मार्केट के अंदर कोई चीज़ें नहीं खरीदते। अगर मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं खरीदते तो ट्रेडर्स का जो है इनकम नहीं होता, तो वो आगे से कम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जैसे हम कहते हैं कि जो थोड़ा सा निवेश हम करते हैं तो कई गुना इनकम इंक्रीज़ होती है, तो जब निवेश विड्रॉ होता है तो कई गुना इनकम रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। इट एडवर्सली इफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द लेवल ऑफ प्रॉफिट, द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस एंड डिमांड, दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब हमने डिप्रेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिप्रेशन ऑफ 1920-21। इसको फॉरगेटन डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1918 के अंदर ख़त्म हुई थी, तो उसके ठीक 14 मंथ्स के बाद शुरू हो गया था, और इसका ड्यूरेशन जो था 1922 जुलाई 1921 था। तो उससे पहले क्या था कि अमेरिका की सिचुएशन जब वार ख़त्म हुई तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बट लेकिन क्या है कि देखो यहाँ पे 1920 और 21 के अंदर डिफ्लेशनरी रिसेशन जो था यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और अदर कंट्रीज़ के अंदर सेटअप हो गया था। तो यहाँ पे जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग वॉर के अंदर लड़ने गए थे, जो आर्मी थी, जो सोल्जर थे, वो भी वापस आ गए। तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गया कि उनको जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर हो गई थी, क्योंकि उनको भी इकोनॉमी के अंदर एडजस्ट करना था, तो उसकी वजह से क्या है कि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। फैक्टर्स दैट इकोनॉमिस्ट हैव पॉइंटेड आउट एज टू पोटेंशियली कॉजिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू द डाउनटर्न इंक्लूडिंग द ट्रूप्स। जो हमारे सोल्जर्स थे, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द वॉर एंड क्रिएटिंग ए सर्च इन द सिविलियन लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि उनको वापस जो लेबर जो हमारे जवान जो आर्मी में थे गए, वापस आए, तो उनको जो है फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है काम पे लगाया गया। तो उससे क्या है कि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई थी तो वेजेस भी कम हो गई थी। और उसमें कहा गया था कि वेजेस पे काम करो, तो वेजेस के अंदर भी क्या है कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वेजेस भी कम होनी शुरू हो गई थी। तो जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस कम होनी शुरू हो गई। और उसी तरह गवर्नमेंट की जो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से क्या था कि पोस्ट वार इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। और उसी तरह क्या था कि लोगों को लगता था कि और डिफ्लेशन हो सकती है, तो जिसकी वजह से उन्होंने निवेश जो था कम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब वॉर ख़त्म हुई तो वॉर टाइम को पीस टाइम के साथ एडजस्ट करने में जो है बहुत ही, क्योंकि पहले वो वॉर इकोनॉमी थी जिसके अंदर सब कुछ वॉर के लिए प्रोड्यूस हो रहा था। अब जब पीस टाइम आया तो लोगों को एडजस्ट करने में, इकोनॉमी को एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। तो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज पहले वॉर के लिए प्रोड्यूस कर रही थी वो शट डाउन करनी पड़ी, और उनको अपनी प्रोडक्शन दोबारा से सेट करनी पड़ी। तो जिसकी वजह से क्या था कि एक थोड़ी देर के लिए रिसेशन आ गया था। ये जो रिसेशन था डेट अकर्ड इन 1920, और इसके अंदर क्या है कि डेफिनेटली जो सोल्जर थे उनको जो मतलब बेसिकली उनको जो सिविलियन थे उनके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी। वेजेस रिड्यूस कर दी गई थी, क्योंकि लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और प्रोडक्शन भी कम हो गई थी, और प्राइसेस भी कम हो गई थी, क्योंकि जब वेजेस कम हो गई तो प्रोडक्शन भी कम हो गई। फार्मर जो थे वो पहले से भी मतलब जितना मतलब हाई लेवल पे प्रोड्यूस करते रहे,
और उनके जो है डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई। जिन लोगों ने पैसा उधार लिया था वो अपने लोन नहीं चुका पाए, अगर वो अपने खेत बेचते भी थे तो पैसा उनको बहुत ही कम मिलता था, और बैंक जिन्होंने लोन दिया हुआ था वो अपना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाए थे, वो डिपॉजिटर को वापस नहीं दे पाए, और काफ़ी सारे बैंक जो थे 1920 के अंदर बंद हो गए थे। और 1920 के अंदर इट वाज 167, और 1920 के अंदर 50 और बैंक जो थे बंद हो गए थे। और यहाँ पे फॉर सेवरल ईयर द नंबर ऑफ बैंक्स की जो फेलियर थी बहुत ज़्यादा बेसिकली हाई हो गई थी। और उसी तरह 1921 के अंदर स्पेनिश फ्लू, जैसा अभी जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये भी जो था 1980 के अंदर स्पेनिश फ्लू फैल गया था, और जिसकी मतलब जो तपश थी वो 1920 के अंदर महसूस हुई, और काफ़ी सारे अमेरिकन 6,75,000 अमेरिकन डैट वाज मतलब उनको स्पेनिश फ्लू की वजह से दे डाइड। और उसी तरह क्या था कि देखो जो लार्जर ये डेथ रेट्स हो रहे थे, डैट वाज जो वर्किंग एज अडल्ट थे, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसके अंदर काफ़ी नंबर था, तो जिसके अंदर इकोनॉमी जो थी काफ़ी डिसलोकेट हो गई। रॉबर्ट बैरो एंड जॉस आर्चर suggest that the flu was responsible for the decline in GDP from 6% to 8%। तो यहाँ पे देखो GDP का जो रेट था पहले से वो 8% के हिसाब से डिक्रीज हो गया था। अब हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन विच हैपेंड इन 1930, स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1009, हर्बर्ट हूवर बिकेम प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये जो डिप्रेशन था इसने यूएसए को काफ़ी इम्पैक्ट किया, और यूएसए की वजह से ये काफ़ी सारे और देशों को भी उसने इम्पैक्ट किया, पूरे मतलब धीरे धीरे करके पूरे संसार के अंदर फैल गया। हर्बर्ट हूवर जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और उस वक्त क्या था कि देश के अंदर काफ़ी खुशहाली थी, और उन्होंने कहा भी हम इसी तरह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहेंगे और मैं ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। पर जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके लिए ना तो प्रेसिडेंट रेडी थे, ना ही उनकी इकोनॉमी रेडी थी। तो यहाँ पे हूवर की जो मॉडरेट पॉलिसी थी, जिसके अंदर क्या है कि वो फ्री मार्केट फिनोमेना के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ सप्लाई एंड डिमांड से होना चाहिए था, तो वो सिस्टम को प्रॉब्लम से निकाल नहीं पाया, और इकोनॉमी धीरे धीरे करके क्या हो गया, डिप्रेशन के अंदर चली गई। जब एक बार रिसेशन हुआ तो डैट टर्न इनटू ए डीपर डिप्रेशन। अब देखो यहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन है डैट वाज ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1928 के अंदर स्टार्ट हुआ, और ये 1930 तक इसका इम्पैक्ट रहा। तो जब हम कहते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था डैट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 29, जिसको हम ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं, और इस दिन क्या था कि जो स्टॉक मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई थी, डैट वाज बाय 25%। और उसी तरह ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये सितंबर 4 से 29 से इसके असर जो थे दिखने शुरू हो गए थे। 24 जिसको हम ब्लैक थर्सडे कहते हैं, जिस दिन के मेजर क्रैश हुआ कि 25% जो थे स्टॉक प्राइसेस रिड्यूस हो गई थी। ब्लैक ट्यूसडे जो 29 अक्टूबर 1029 में था, तो यहाँ पे 16 मिलियन शेयर जो थे उस दिन ट्रेड किए गए थे, और बहुत सारे लोगों का जो है पैसा डूब गया था। और ये जो क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 या 30 में हुआ है, मतलब ये भी जो है एक उसका रीज़न था। इट वाज जो ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो क्रैश हुआ डैट वाज ट्रिगर्ड बाय माइनर इवेंट्स, पर जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके और भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न थे कि इकोनॉमी के अंदर ये जो ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया। एक तो क्या था कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इफ़ेक्टिव नहीं थी, और उसी तरह लोगों का जो अननेसेसरी वो प्रोड्यूस करते गए जिससे उनका माल जो है वो बढ़ता गया। तो ये भी मेजर रीज़न थे। ट्रिगर जो है ये क्रैश से हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट वाज द क्रैश।
कि ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश किस तरह से आया। जो फेडरल रिजर्व है, देखो इन्होंने पोस्ट वार के बाद जो रिसेशन के बाद जो है इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत लो रखा, और जिसकी वजह से क्या था कि लोगों की जो रिज़र्व रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने लोन लेना है तो मेरी रिज़र्व रिक्वायरमेंट, लोग जैसे मैंने 100 रुपये का लोन लेना है, रिज़र्व रिक्वायरमेंट होती है कि देखो अगर मैंने 100 का लोन लेना है तो मुझे जो है 20% जो है अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने रिज़र्व रिक्वायरमेंट लेस कर दी थी और मनी सप्लाई 60% से इंक्रीज़ हो गई थी। और अमेरिकन को लगा कि प्रॉस्पेरिटी तो बाउंडलेस है, लंबे सालों तक रहेगी, तो उन्होंने वो पॉन्जी स्कीम जो वर्थलेस स्कीम्स होती हैं उनके अंदर भी निवेश कर दिया बिना सोचे समझे। इन्वेस्टर परचेज हाईली रिस्की स्कीम्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, और जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस थे पहले तो नहीं उन्होंने क्रेडिट दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्रेडिट देना शुरू कर दिया कि हाँ आप निवेश कर सकते हो। और उसी तरह ही हमने निवेश करना शुरू कर दिया, तो जिस नेचुरली, क्योंकि वो जो बेसिकली क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट थी डैट वाज वेरी वर्थलेस। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके इम्पैक्ट देखो यहाँ पे, जैसे 29 और 32 के अंदर वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी डैट फेल बाय एस्टिमेटेड 15%, और रिच और पुअर कंट्रीज के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट उसका गया। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स था, टैक्स रेवेन्यू, प्रॉफिट प्राइसेस, एवरीथिंग ड्रॉप्ड। इंटरनेशनल ट्रेड जो था मोर देन 50% रिड्यूस हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 23% से यूएसए के अंदर इंक्रीज हो गई, और कुछ देशों के अंदर तो ये 33% से बेरोजगारी बढ़ गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी उसकी भी ग्रोथ रुक गई। हैवी इंडस्ट्री जो था उसका बुरा हाल हो गया। जो फार्मर्स थे, जो रूरल एरियाज थे, उनकी भी प्राइसेस 60% से रिड्यूस हो गई। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो 47% से रिड्यूस हो गई। होलसेल प्राइस इंडेक्स 33 से, रियल जीडीपी 30% से रिड्यूस हो गई। और पहले इसने यूएसए को किया, फिर धीरे धीरे सब देशों के अंदर ये फैलती गई, क्योंकि यहाँ पे इट ऑल्सो सेपरेट टू अदर कंट्रीज मेनली ड्यू टू द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिनके साथ क्या था कि बहुत सारे देशों की जो करेंसी थी वो इसके साथ जुड़ी हुई थी। और उसी तरह यूएसए के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 3.2 टू 24.9 बिटवीन 29 और 33 के अंदर इंक्रीज हो गया, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये 7.2 टू 15.4% इंक्रीज हो गया। और उसी तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चारों देशों के अंदर काफ़ी रिड्यूस हो गई। यूएसए के अंदर 46% से रिड्यूस हुई, यूके के अंदर 23% से, फ्रांस 24 एंड जर्मनी 41। होलसेल प्राइसेस भी काफ़ी रिड्यूस हो गई। फॉरेन ट्रेड यूएसए के अंदर 70%, और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रीज़न कि व्हाई दिस ग्रेट डिप्रेशन हैपन। बेसिकली इसके डोमेस्टिक रीज़न भी थे और वर्ल्ड वाइड कंडीशन भी थी। एक तो जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि लोगों ने पैसा बैंक से उठा के जो था वहाँ पे डालना शुरू कर दिया, और बैंक्स ने भी रिजर्व जो रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर का पैसा डूब गया तो बैंक्स का भी पैसा डूब गया, बैंक भी वहाँ पे फेल हो गए। तो बैंक फेलियर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था कि 9000 से ज़्यादा बैंक जो थे ड्यूरिंग 1930 फेल हो गए थे। और बैंक क्लोजर से क्या था कि डेफिनेटली जो लोग थे उनके पैसे भी बैंक फेलियर के साथ डूब गए। ये भी रीज़न था। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बैंक फेलियर हो गए, लोगों ने प्रोडक्शन, जैसे प्रोड्यूसर्स से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की, कंजम्पशन डिमांड उतनी नहीं थी, तो डेफिनेटली जब बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस लो हो जाती हैं, तो हमारे प्रॉफिट जो थे डेट टर्न्ड इनटू लॉसेस। और जो डेट था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे वो लोन लेके प्रोड्यूस करते थे, तो डेट इंक्रीज हो गया, वो रिपे करने की कैपेसिटी नहीं रही। और वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट थी उसने कोई जैसे इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए था, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए थे, बट गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप जो है इनिशियली नहीं लिया। इसी वजह से रिसेशन और बढ़ता गया। गवर्नमेंट की जो इनएक्शन की वजह से क्या था कि डिप्रेशन और सीवियर होता गया। और देखो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एक्सट्रीम ह्यूमन सफरिंग इम्पैक्ट हुई।
और उसी तरह वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी वो भी दैट हैज़ टेकन प्लेस। और यूरोप के अंदर क्या है कि देखो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ गई, और जिसकी वजह से क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। और उसी तरह जो इंस्टीट्यूशनल थे, जो पॉलिसी मेकिंग थे, तो वहाँ से उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो भी जो था उसको भी अबैंडन कर दिया गया, क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न था जिसकी वजह से दूसरे देशों के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का असर दिखने लगा। और यूएस इकॉनमी तो काफ़ी तबाह हो गई थी। और अगर हम कहते हैं कि थर्ड ऑफ ऑल वन, मतलब 3 बैंक है तो हर थर्ड बैंक जो था डेट वाज गेटिंग फेल्ड। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, लोग जो थे घरों होमलेसनेस हो गए। हाउसिंग प्राइस जो थी 67% रिड्यूस हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया और डिफ्लेशन 10% से ऊपर चली गई। और स्टॉक प्राइसेस को रिकवर करने में 25 ईयर्स लगे। और उसी तरह हमने देखा कि जो इकॉनमी है ये 5 ईयर्स के अंदर 1929 से लेके 5 ईयर्स तक इकॉनमी श्रिंक बाय 50%। बिजनेस के अंदर काफ़ी लॉस हुआ, कंपनीज, फैक्ट्रीज, बैंक्स बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई क्योंकि डिमांड नहीं थी और लोग जो थे भूखे मरने लगे। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो ग्रेट डिप्रेशन था इट हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया के अंदर भी क्या है कि देखो जो एग्री कल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। और क्योंकि वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो जिसकी वजह से क्या था कि क्रेडिट मिलने बंद हो गए। और जैसे एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट से जो लोगों को पैसा मिलता था वो भी बहुत कम हो गया। और क्योंकि वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो उन्होंने रुपीज़ को डीवैल्यू करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इंडिया का ट्रेड भी इफ़ेक्ट हुआ, एक्सपोर्ट भी डिक्रीज़ हो गए, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थी वो भी रिड्यूस हो गई। और जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए और सरकार ने उनके ऊपर टैक्स की भी कोई कटौती नहीं की, उनको हैवी टैक्स भी साथ में देने पड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ब्रिटिश थे उस वक्त तो उन्होंने प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका फ़ायदा यूनाइटेड किंगडम को हुआ, लेकिन हमारे इंडियन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी को काफ़ी जो है डैमेज हुआ। और जिसकी वजह से क्या है कि देखो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी वो जो है 1930 के अंदर स्टार्ट की। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और इंडिया का ट्रेड काफ़ी इम्पैक्ट हो गया था, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थी वो फॉल हो गई थी। और उसी तरह एंड में आई विल से एंड में एक चीज़ और रह गई है शायद, ये मैंने बोल ही दिया है। यहाँ पे ये है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा उसके लिए भी नेक्स्ट वीक के अंदर जो है आपको फर्स्ट के बाद मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब शशि अग्रवाल एंड सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस एंड लुक फॉर अदर वीडियोज़ ऑन मैक्रो micro, Indian economic development, Indian economy and the public finance and development economics.